अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। और बहुत अच्छी अच्छी आज कहानियां हैं, सेगमेंट्स हैं हमारे पास। उम्मीद करते हैं कि आप भी एनर्जेटिक होंगे, खुश होंगे, हमें देख रहे होंगे, हसनैन को देख रहे होंगे, उनकी खुशी देख रहे होंगे। और एनर्जी नहीं होगी आप पे तो आपको हमें देख के एनर्जी जरूर आनी चाहिए। और सुबह की सोच का आगाज ही ऐसा होता है, एनर्जेटिक होता है। कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी जो सुबह है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम स्पीड अप करें। ये नहीं कि पहले ही सेगमेंट से हम जो है उसको स्पीड अप कर दें। हमें अंदाजा है कि आप अभी अपने बेड्स पे होंगे, चाय पी रहे होंगे। शुरू में मतलब सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है ना सर्दियों में, और फिर आंखें भी खोलना और फिर टीवी के सामने बैठना। और अक्सर फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही टीवी लगा लिया है। ये भी एक अलग सी बात है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आगे बढ़ते हुए मैंने आपको एक खबर बतानी है, वो भी क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, एक तो डिबेकल कल हो गया, उसके हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। बहुत बुरा हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। जो भी हुआ आप लोगों ने न्यूज में मुझे लिया था, मैंने वहां पे बता दिया कि क्या कुछ हुआ। अभी मेरे पास खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है। चैंपियंस ट्रॉफी का तरबियती कैंप कुछ ही दिनों में शुरू होगा और उस तरबियती कैंप में शुरू होने से पहले ही बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुला लिया गया। अच्छा, कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं और क्या ये होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? एग्जैक्टली, ये एक बड़ा जो दूसरा सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन क्रिकेटर्स को बुलाया गया उसमें आमिर जमाल हैं, खुशदिल शाह हैं और उस्मान खान हैं। तीनों क्रिकेटर्स इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डिफरेंट फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल गजल ने किया कि क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होंगे नहीं होंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उस्मान खान के हवाले से तो इफ एंड बट्स है, लेकिन फिर भी उनको तरबियती कैंप में बुलाया गया। आमिर जमाल और खुशदिल शाह के हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि उनकी रीसेंट फॉर्म को देखते हुए उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स हमारे आईएलटी में भी खेल रहे हैं, जहां पे एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फखर जमान। उनके हवाले से अभी तक अपडेट नहीं आई कि उनको बुलाया गया है। डिबेट काफी थी उनके ऊपर। हाँ, और पीसीबी मतलब अभी भी वेट कर रहा है कि किसी तरह से साइम अयूब अगर फिट हो गए तो फिर फखर जमान की जगह नहीं है इस टीम में। मामला हसनैन अटका भी तो साइम अयूब की वजह से ही है ना, अनाउंस भी नहीं हो रहा स्क्वाड। लेकिन खैर, जो अभी आपने नाम बता दिए हैं, ये आपकी इनसाइड स्टोरी थी शायद, है ना? और मुझे लगता है कि यही सच होगा, यही सच होगा। और फखर जमान को अगर बुलाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा जब जो ही फखर जमान रिलीज होंगे ना, तो मतलब कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको हसनैन ने तो दे दी हैं, और अब मैं आपको कुछ खबर देती हूँ, कुछ अच्छी स्टोरी बताती हूँ खैबर पख्तूनख्वा से। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं केपी के, क्योंकि वहाँ पर काम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं वेलफेयर के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान भी, और आपको पता है अब तो वज़ीर आला की जिम्मेदारियां भी थोड़ी सी ले ली गई हैं, तो अब उन्होंने अपना काम करना होगा और जो जिम्मेदार होंगे पीटीआई के, उन्होंने धरने करने होंगे। ऐसा ही है जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कुछ यूं कि हुकूमत ने इलाके में पहला सीनियर सिटीजन क्लब कायम करने का ऐलान किया है। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बताया है कि ये क्लब 58 साल यानी कि 58 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को खदमात फराहम करेगा। जिनमें क्या क्या शामिल होगा जी? सबसे पहले तो होगा क्लब में खाना, फिर इंडोर गेम्स होंगी, फिर जिम होगा, फिर सैलून होगा, और इसके साथ साथ आर्जी क़याम के लिए रिहायशी कमरे जैसी सहूलियात भी आपको दी जाएंगी। आप 58 साल के हैं? नहीं, अभी नहीं, सिर्फ खुश हो रहा हूँ कि मैं जब अगर 58 में पहुंच गया तो केपी जा सकता हूँ। तो जी, इस मंसूबे का आगाज पेशावर से होगा, ये भी आपको बता दूं। और ये इकदाम अवामी फलाह बहबूद को फरोग देने के लिए शुरू किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है भाई। वैसे ऊपर से किसी शख्स ने कहा है कि मैं हो जाऊंगा 3 साल बाद, तो मैं तो समझ रहा था कोई शख्स 45 का है, लेकिन उसने बता दिया कि मैं 55 का हूं। लेकिन उनको जाना भी फिर पेशावर मैं उस शख्स का नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि उनके फैंस को पता चल जाएगा। मशहूर शख्सियत है। अच्छा, चले जी, ये एक अच्छी बात है केपी गवर्नमेंट की जानिब से। और गजल ने जिस तरह आपको बताया कि सीनियर सेंटर कायम किया गया है, और गजल और मैं अक्सर ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट के काम भी करने चाहिए इंस्टेड ऑफ धरनों के, इंस्टेड ऑफ जलसों के। और अब जिस तरह इन्होंने इलेबोरेट भी किया कि अली अमीन गंडापुर बन चुके हैं केपी के कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी है, तो इस तरह की अच्छी आपको रोजाना की बुनियाद पे मिलेंगी। लेकिन ये भी ना होना कि जो सदर हैं वो भी कहें जी वज़ीर आला साहब तुसी भी चलो साढ़े नाल, आपको पता है कि जो जाएंगे तो गवर्नमेंट मशीनरी नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो सदर है ना वो मुखालिफ कैंडिडेट है ना उनके, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के, तो वो थोड़ा सा तो फिर आपको पता है ऐसा काम करने पड़ेंगे जिससे पता चले कि वाकई कोई सदारत है। बिल्कुल ऐसे है गजल आपकी, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा है इस मामले में, तो आपको पता है कि किसकी किसके साथ नहीं लगती। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैंने अब आपका इम्तिहान लेना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने आबशार तो देखी होगी, कौन कौन से कलर की आपने आबशारें देखी हैं? हर कलर मुझे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। आबशार एक कलर की होती है? मतलब आप कह रहे हैं कौन कौन से कलर्स की देखी है? तब मैंने भी तो आपका इम्तिहान ले लिया। रेड, ग्रीन, ब्लू हो गए ना आप भी? नहीं, रेड ग्रीन ब्लू हो गए। मेरी बात सुनिए, रेड ग्रीन ब्लू आबशार आपने कहाँ कहाँ पे देखी?
मतलब मोस्टली आबशार कहने का मकसद ये है कि पानी का कलर जिस तरह होता है Exactly. उस तरह के होता है, कोई बहुत साफ शिफाफ पानी मैंने हो। आपको टेंस किया ना। हाँ एग्जैक्टली हुए आप किसी का tense? हाँ किसी का एक अक्स मेरी बात तो सुन लेना। किसी का अक्स जो है, मैं इधर कुमराट में गया, एक काला चश्मा था, वो बड़ा मशहूर था। तो जब मैं उसके चश्मे के अंदर गया तो उसके जो पत्थर थे ना बेसिकली वो काले अच्छा। थे, इस वजह से वो काला चश्मा था। अच्छा। अब इसी तरह की एक सुर्ख आबशार है, आपको पता है, जिसको ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। अच्छा। एग्जैक्टली और ये आबशार मौजूद है बड़ी हैरत अंगेज अंटार्कटिका बात है। में, जो कि दुनिया का एक दूसरा इलाका है, और वहाँ पे ये मुनफरिद आबशार मौजूद है जो कि 1911 में दरियाफ्त की गई थी। अच्छा। इसका सुर्ख रंग आयरन से भरपूर नमकीन पानी के ऑक्सीडेशन के अमल का नतीजा है, और ये पानी ग्लेशियर के नीचे एक कदम झील से आता है, और एक कदीम झील से आता है, और इंतहाई नमकीन और ऑक्सीजन से महरूम है। और ये काफी पुरानी है। एग्जैक्टली जिंदगी और मौसमी तब्दीलियों पर तहकीक के लिए अहम है। ये इंतहाई हालात में जिंदगी की बका के इम्कानात को समझने में मदद देता है। चले भाई, सुर्ख आबशार देखी थी कभी? एग्जैक्टली मैंने इतनी अब सुर्ख देख आबशार ली ना, देखी थी? अब देख ली ना मैंने, हाँ, अब देख ली। मैं इसी वजह से उस वक्त सीरियस होकर आपका जवाब ही दे रहा था। मैंने कहा Exactly. ये जब सुर्ख आबशार देखेंगे तो इनको पता चलेगा। और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सुर्ख आबशार है और काफ़ी कदीम है, जिस तरह से हसनैन ने एक्सप्लेन किया, और काफ़ी सालों पुरानी है। तो इस हवाले से अब आप भी, जिस तरह मैं भी बिल्कुल एक किस्म की शौक हो गई, तो आप भी होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक हालिया तहकीक की गई है, उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है। और वैसे भी हसनैन, वैसे हम ये आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने किताबों में भी अक्सर पढ़ी होगी कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को जो है वो इरिटेट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके दिमाग बहुत सारी को, बीमारियां हो जाती हैं एग्जैक्टली, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना भी आपको इरिटेट करता है, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। तो अब ये बाकायदा तहकीक की गई है जिसके मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी खराबी या फिर ब्रेन रॉट का बायस बन सकता है। माहिरीन का ये कहना है कि इसका असर हमारे दिमागी अफ़ाल पर मनफी पड़ता है, जिसमें तवज्जो की कमी हो जाती है, यादाश्त आपकी उसकी खराबी हो जाती है, फिर ज़हनी दबाव और परेशानी की सतह में इजाफा होता है, और जो राबते होते हैं दिमाग को हद से ज़्यादा मुतहर्रिक करते हैं, जिससे तवज्जो मरकूज़ करने और मामूलात को बामानी तरीके से प्रोसेस करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अब ये तहकीक भी बता रही है, सिर्फ हम लोग नहीं कहते। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले जब टीवी का जमाना था ना, तो सारे 5-6 लोग बैठ के घर में एक जगह पे टीवी देखते थे, या अगर आपने अपने रूम में भी लगाया हो तो आपके साथ आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे। आप जब वो टीवी देख रहे होते तो आप कहीं ना कहीं पे उनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं पे वो खलल भी आता था। आप कंटिन्यूसली पूरे 1 घंटे के लिए टीवी नहीं देखते थे। लेकिन ये जो गैजेट है, इसमें अगर आपको एक टक करके व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, और वो मैसेज कुछ इस तरह का होगा कि जो आपके करीबी शख्स का होगा, आप सारी तवज्जो इधर मैप कर देंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि आपके साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे क्या हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं पे आपको दिमागी मरीज भी बना देता है। और आप देखें ना कि जब आप एक दफ़ा रील्स देखना शुरू करते हैं तो आप उसके ऊपर लग ही जाते हैं, रील्स देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। और आजकल ये हमारे घरों की मिसालें हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं। बट लेट्स सी, अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग एहतियात बरत लें, है ना? बिल्कुल ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए। और अब मैं थोड़ा सा, आपने बात की है सोशल मीडिया की, तो मैं बात करूंगा शोहर और बीवी की, क्वालिटीज के बारे में। आपको पता है कि शोहर और बीवी एक वक्त पे क्या क्या सोच सकते हैं, या कितने Opposite डिफरेंट सोचते हैं, कितने डिफरेंट होंगे शोहर और एग्जैक्टली बीवी? अब ये बात तो है कि ऑपोजिट ही सोचते होंगे, क्योंकि बीवी का दिमाग ज़्यादा शातिर होता है। अब ओह, मान गई मान गई मान गई। वो मतलब शातिर इन द सेंस कि वो समझदार होती है, और औरतें वैसे भी घर चलाती हैं, घरदारी करती हैं, तो इसलिए उनका दिमाग शातिर होता है। अच्छा, मैं एक इवेंट पे था ना, तो उस इवेंट पे मुझे लोगों ने घेर लिया। उन्होंने कहा यार ये छोटी छोटी खबरें आप कहाँ से लाते हैं? अच्छा। 1-2 इंटरेस्टिंग खबरें हम हर दिन शेयर कर देते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो शोहर और बीवी के दिमाग की हम बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं, ये माहिरीन ने तहकीक की। Exactly. और माहिरीन ने बताया कि शोहर और बीवी के दिमाग की इनफरादी खुसूसियात को उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि शोहर क्या सोचते हैं और बीवियाँ क्या सोचती हैं। अगर शोहर की बात की जाए तो शोहर का दिमाग मसाइल हल करने पर तवज्जो देता है, जबकि बीवी का जो दिमाग है वो जज्बाती ताल्लुक कायम करने पर मरकूज होता है। ये तो एक डिफरेंस हो गया, एक मसाइल हल करता है और एक दिमागी जो जज्बात हैं उनके ताल्लुक को कायम करने पर मरकूज होता है। शोहर खामोशी से जज्बात पर काबू पाता है, जबकि बीवी अपनी बात शेयर करके सुकून महसूस करती है। सब पूरे मोहल्ले की जो है ना औरतें इकट्ठी होती हैं, वो एक दूसरे से यही शेयर कर रही होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो औरतें होती है वो अपने हस्बैंड के साथ भी बात शेयर करके सुकून फील करती है। जरूरी नहीं कि औरतें सारी मोहल्ले की इकट्ठी होती हैं। सही, ओके जी, चलें जी, इनकी बात भी मान लेते हैं। अच्छी बातें इन्होंने की, सच्ची बातें की हैं। अच्छा, शोहर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अलग अलग देखता है, जबकि बीवी हर चीज़ को जुड़ा हुआ तस्वर करती है। ये फ़र्क मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत करने में मदद दे सकता है। सो ये जिस तरह गज़ल ने पहले वाला जुमला कहा था वो मेरी तहकीक में नहीं है, वो इनकी पर्सनल है। अगर किसी बीवी ने
कोई बदला लेना है तो वो गजल से ले ले। अच्छा, मैं आप सबको टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये चीज़ खुद अप्लाई करके देख लें और आप अपने हस्बैंड के साथ देख लें, जो हस्बैंड है वो वाइफ्स के साथ देख लें कि क्या जो बातें इन्होंने बताई है वो इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर ऐसा ही है तो आपने हमें फोन कॉल करके जो जो बातें गजलें बताई वो भी देखनी है कि औरतें शातिर होती हैं। शातिर इन द सेंस कि उन्होंने घरदारी करनी होती है, तो मैंने वो उस सेंस में बोला था। सही है गजल। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर बताते हैं एक इंटरेस्टिंग सी कि समुद्र की गहराइयों में एक हैरत अंगेज मखलूक पाई जाती है। आपने अच्छा। समुद्र की बात बताई थी तो मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने तो आबशार की बात बताई। एग्जैक्टली मतलब वही ना, पानी और वो सब एक ही हो गया ना, मेरा कहने का मतलब। अच्छा, तो आपको बताते हैं कि सोलर पावर्ड सी स्लग कहा जाता है इस जो अजीबो गरीब सी मखलूक है इसको। ये मुनफरिद जानदार अपनी खुराक खुद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और इसका ये अमल रोशनी से मदद से अंजाम पाता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है उससे ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं और इसमें ये सलाहियत होती है कि ये काफ़ी अरसे तक बगैर खाए जिंदा भी रह सकते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से आपको नजर आ रही है। ये अमल जिसे क्लेप्टोप्लास्टी कहा जाता है इस वक्त होता है जब ये स्लग काई को खाता है और उसमें मौजूद क्लोरोप्लास्टिक को अपने जिस्म में शामिल कर लेता है और इन क्लोरोप्लास्टिक की मदद से ये स्लग फूड सिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी को तवानाई में बदल कर अपनी खुराक तैयार करता है। इतना मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा आसान करके बता दिया था कि सूरज की रोशनी से खाना पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये सलाहियत उसे कई दिनों तक बगैर खाए जिंदा रखने की ताकत देती है। वही बात जो मैंने बताई। और दुनिया के गर्म समुद्री साहिलों के करीब ही पाया जाने वाला ये स्लग ना सिर्फ अपनी हैरत अंगेज फोटोसिंथेटिक खुसूसियात के लिए फेमस है बल्कि इसके सब्ज रंग की खूबसूरती भी देखने वालों को हैरान कर देती है। चले जी, खूबसूरत तो है ये गजल ने बता दिया जितना मुश्किल अंदाज में था ये उसको बड़े आसान अंदाज में बताया, लेकिन फिर भी मेरी जो है ना वो क्या कहते होते मेरे जैसे कम अकलों को शायद थोड़ा सा ज्यादा सुनने में या फिर ज्यादा तहकीक में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है जी, हम मानते हैं कि गजल को समझ आ गई, हमें अभी थोड़ी सी देर लगेगी। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जब हम पाकिस्तानी मईशत की बात करेंगे जहाँ पे मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मुआशी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने की सलाहियत पर उन्होंने जोर दिया, मगर इसके लिए आप 7% सालाना शरह नमू को उन्होंने लाजमी करा दिया। इस सेगमेंट में हम तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एग्जैक्टली और हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब, हमारे माशियात हैं। वेलकम टू सर। सबसे पहले तो ये बताएं, कल कॉन्फ्रेंस की गई जमील अहमद साहब की जानिब से और शरह सूद को 1% कम कर दिया गया, यानी कि 13 से अब 12% हो गई है। हम समझें कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, एकदम से नहीं लेकिन ग्रेजुअली। ये कहना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा जब तक हम तस्वीर का दूसरा रुख ना देख लें। पहली बात जिसको मैं कौमी अलमिया कहता हूँ कि जब आप शरह सूद में कमी करते हैं अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक और अहकामात जारी करता है बैंकों को कि जो आप करोड़ों खातेदार हैं बैंकों में, उनके शरह मुनाफा में भी कमी कर दें। तो मैं अगर आपको ये नाजरीन को ये बताऊं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है या कोई खातून है, पेंशनर है, जिसने 25 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको 20,000 रुपया महीना अब कम मुनाफा मिल रहा है जून के मुकाबले में। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कि देखिए आपने कौमी बचतें भी बढ़ानी है। जब आप महंगाई कम करते हैं तो लोगों की आमदनी भी तो कम कर रहे हैं ना। इसलिए कि अगर मैं बताऊं कि आपके पास अपने बैंक में कुछ पैसा रखा है तो जून में उस मुनाफे की शरह थी 20.5%, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए 50 पैसे मिलते थे। अब जो है ना आज की तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे या पहली तारीख से वो होंगे, अब ये चूंकि 12 हुई 10.5। तो अगर आप इतनी ज़बरदस्त कमी करेंगे तो इन करोड़ों लोगों का क्या होगा? जो कौमी बचत में पैसा लगाते हैं उनका भी कम हो जाता है। उसमें शुहदा भी होते हैं, पेंशनर्स भी होती हैं, बेवाएं भी होती हैं, आम आदमी भी होते हैं, उन सब की शरह मुनाफा कम हो जाती है। और ये मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पर बता दूं कि ये जो कमी होती है ये खाते हैं नफ़ा नुकसान में शिरकत के ऊपर। और जो हमारा बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसका मैं शिक भी बता दूं 26A4 और 40A, उसके तहत बैंक पाबंद हैं और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है कि जो बैंकों का मुनाफा है उसमें उनको हिस्सा दिया जाए। लेकिन चूंकि हमारी अशराफिया की मईशत है तो कानून तोड़कर अफरात ज़र में कमी करने के लिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि डिस्काउंट रेट कम कर रहे हैं, लेकिन उससे इन करोड़ों लोगों को तो नुकसान हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त।
मगर एक और भी बात है जो रिकॉर्ड पर है कि जब उसकी वजह से हमारी शरह नमू सुस्त हो जाती है, जैसे अभी आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि जनाब आपको 6 से 7% करनी है, तो हमारी तो शरह सूद कम करने से वो भी ग्रोथ कम हो जाती है। जब वो ग्रोथ कम होगी शरह मईशत की, तो उससे गुर्बत बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है। मैं जब कहता हूँ गुर्बत बढ़ती है, तो अब जो तस्लीम शुदा बात है कि एक साल में 13 मिलियन 1,30,00,000 आदमी जो पहले गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं थे, अब वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। यानी मेरे मुल्क में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यानी वो बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, इलाज मुआवजा अपना ख़ानदान का नहीं करा सकते, और ना जो उनके जो है वो ना दाखिल करा सकते हैं, ना इलाज मुआवजा कर सकते हैं, ना उनको मुनासिब ग़िज़ा दे सकते हैं। तो अगर आप अशराफिया की मईशत में सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का सोचें कि जी वो कह रहे हैं कि जी आप हमें कम करें ताकि कारोबार बढ़े, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, बड़ी खुशी की बात है, तो रिजर्व भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका कर्जों का बोझ तो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5% शरह नमू आबादी की शरह है जो बढ़ती है, जो दुनिया में उन ममालिक में जो सबसे ज्यादा है। तो हर साल 25 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में तालीम खत्म करके निकलते हैं। उन 25 लाख लोगों को कहाँ से जॉब मिलेगा जबकि पहले ही बेरोजगारी है। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि आपके, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये ज़रूर कम करें, लेकिन उसके साथ इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में, बिजली गैस के नर्ख कम करने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाम को भी तरक्की में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें मुश्किलात होंगी और हम IMF के कर्जे से नहीं निकलेंगे। अच्छा सर, आपने इस्लाहात की बात की है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा तो बस चले तो मैं 15% टैक्स कम कर दूं, लेकिन मजबूरी है, IMF की वजह से नहीं कर पा रहा। वो एक आस उम्मीद होती है ना, आवाम को आस उम्मीद दे रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि महंगाई की शरह वो बता रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के 5.5 से लेके 7.5 तक रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब जो मार्केट के हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, वो तो अभी भी महंगाई में पिस रहे हैं। सो ये महंगाई की शरह कहाँ पे कम हुई, कहाँ पे सिंगल डिजिट पे आई है? कैलकुलेट कहाँ पर होती है बेसिकली? मैंने आपसे बताया, वो ये नहीं कह रहे कि उसका मतलब ये होता है अफरात ज़र का कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। हाँ, ये तस्लीम वो कर रहे हैं कि अब मिसाल के तौर पर हुकूमत ने तस्लीम किया है, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया है कि ये जो हमारा जुलाई से जनवरी है, इसमें महंगाई बढ़ी है 7.2%। ये वो हुकूमत का, मेरी फिगर नहीं है। तो ये तो लेकिन पहले ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, तो यानी अफरात ज़र महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन बढ़ी जरूर है। मगर जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपने लोगों की आमदनी भी तो सुकेड़ ली, और वो भी कानून तोड़कर। इसका मतलब ये है कि ये जो महंगाई कम हुई है, ये अवाम की कीमत पर हुई है, ये मईशत को सुस्त करके हुई है, ये पाकिस्तान की सलामती को खतरात में डाल के हुई है। क्यों? क्योंकि आपने इस्लाहात नहीं की। मगर जो वज़ीर साहब ने फरमाया है, ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि मेरा बस चले तो मैं 15% कर दूं। तो मैं आपको बता दूं, IMF ने तो खुद कहा है, आपको याद होगा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। ये उनका बयान सारी दुनिया में छपा था, पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बात हुई थी कि वो तो ये कह रहे हैं आप IMF की शराइत के नाम पर, जो कि उनकी शराइत नहीं है, होता ये है कि आप वो ये कहती है आप अपने अखराजात कम करें, आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, तो हम उनसे ये कहते हैं जी हम ये नहीं कर सकते, हम ज़राअत पर टैक्स लगाना मुश्किल है, हमारे एलिट जो है वो टैक्स नहीं देते, हमारी प्रॉपर्टी वाले टैक्स नहीं देते। हमारे मुल्क में आज आपको मैं बता दूं कि आपकी अगर 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो सौदा होता है उसका 2 करोड़ का, तो हुकूमत तो उसको भी 2 करोड़ से आप मार्केट पर कर देंगे, जो मार्केट का रेट है उस पर मिलेगा। तो वो काला धन भी सफेद हो रहा है। तो वज़ीर साहब को मैं याद दिला दूं कि उन्होंने एक बयान दिया था और बिल्कुल सही दिया था। उन्होंने ये कहा था कि FBR जो है, पाकिस्तान में जो टैक्सों की इस्तेदाद है जो होने चाहिए, उससे जो है वो 15,000 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है तो 1 मिनट में इस चीज़ का भी जवाब दे दीजिएगा। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जानिब से 20 अरब डॉलर का जो कर्जा देने जा रहा है, ऑलमोस्ट वो लॉन्च भी कर दिया गया है। इसके चीदा क्या हाईलाइट्स हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फायदा तो कर्जों से हुआ नहीं करता, ये 10 साल में दे रहे हैं एकदम। क्यों बता रहे हैं इसे बढ़ा के बात? वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 2 अरब डॉलर सालाना देंगे। तो आप तो 26 अरब डॉलर के कर्जे हर साल लेते हैं, तो वो 10 साल में 20 PM ने कहा है कि ये उस तबके पर इन्वेस्ट किया जाएगा जिसको इस सर्कल में नहीं लाया जाता बेसिकली।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उससे कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका ज्यादा फायदा जो है अशराफिया को होता है, ताकतवर तबकों को होता है, सनतकारों को होता है, ताजिर को होता है। उससे अवाम, मानी हम तरक्की उसको कहते हैं, हम शरह नमू नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आप ऐसी तरक्की हो जिसके समरात में अवाम को हिस्सा मिले, वो नहीं मिलेगा। इसलिए कि अशराफिया की मईशत है, पॉलिसियां बन रही हैं ताकतवर तबकों के मफाद में, प्रॉपर्टी माफिया है, शुगर माफिया है, ये स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, शुगर ये व्हीट माफिया है, ऑयल माफिया है, ये लोग कमा रहे हैं, सियासतदान कमा रहे हैं। पार्लियामेंट के मेंबरान अपनी तनख्वाहें, आपने देखा है कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर दी है, अखराजात भी मेरे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 9,000 अरब रुपए का टैक्स में इजाफा हुआ है जो है वो पिछले 16 वर्षों में, लेकिन अखराजात में जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 20,000 अरब रुपए। तो 9,000 अरब आपने अवाम से निचोड़ा और 20,000 के अखराजात बढ़ गए, तो अवाम को कहाँ मिला? मसला भी बिल्कुल यही ऐसे है ही है डॉक्टर कि साहब। मतलब यही है सर कि अवाम को क्या मिलता है। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़ार डॉक्टर साहब इनसाइट तमाम तर मुल्क की मईशत के ऊपर, और डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो मेरे ख्याल खुल के भी की है और इन डेप्थ एनालिसिस भी की है। खवातीन हज़ार के यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गजल के फेवरेट सेगमेंट सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है। उस्मा साहबा, हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो एक दिलचस्प मुतालबा था जो कि कराची के ताजरान ने किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ हमें दे दें और मुराद अली शाह हमसे ले लीजिए और इनकी खिदमात आपको गई। लेकिन इस पे कल हमारे साथ मौजूद थे मावन खुसूसी सिंध गवर्नमेंट के अली राशिद साहब। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा कि नून लीग की क़यादत हो या फिर फेडरल की जितनी भी क़यादत हो, ये जब आती है तो ये आके दिन दिन में ही वापस चले जाते हैं, ये रात तो गुजारते नहीं है कि इनको कराची के हालात पता हों। क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग। और आपके लिए आज जो है वो स्पेशली जो है मुझे दफ्तर में आके गुड मॉर्निंग करनी पड़ रही है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने, या हमने तो किसी ने नहीं कहा ना कि मुराद अली शाह को कहीं भेज दें या वो। अभी सिंध के लोग जो हैं, ताजिर हैं, उन्होंने एक बात की एक लाइटर नोट पे, वो लाइटर नोट पे रहती तो बेहतर होती। अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल है, अननेसेसरी लगा मुझे। तो मैंने उस पर जानबूझ के जवाब नहीं दिया कि बेचारे दुखी हैं अगर, तो मतलब क्या ज़रूरत है किसी के ज़ख्म पे नमक पाशी करने की। मैंने एक दो चीज़ें देखी। वो एक मोहतरमा, पता नहीं कौन, क्या नाम है उनका, वो कह रही थी कि वो जी सिंध में जो है मरियम नवाज़ आके देखती हैं सिंध के। मरियम नवाज़ किस वक्त आके क्लास लेने बैठी थी इनसे, मुझे मतलब बता दे, शायद मुझे नहीं पता होगा कि किस वक्त वो क्लास लेने आई थी सिंध से। और दूसरी बात यह है कि वो सिंध के अपने लोकल लोग हैं जिन्होंने ये बात की। उन्होंने एक एक एक्नॉलेज किया चीफ मिनिस्टर साहबा की जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जो उनकी कारकर्दगी है पंजाब के अंदर। चलें अस्मा साहिबा, ये बात तो हो गई, लेकिन अब ऑपोजिशन वाले ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग वाले गैर मुंतखब औरतों को जो है वो वजारतें दे रहे हैं। काबीना में जो औरतें मुंतखब की गई हैं उनकी कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं तो सिर्फ मजदूर बंदा हूँ, और जो जितनी चीफ मिनिस्टर मेहनत कर रही हैं, मैं तो वो भी टोटली मुझे नहीं लगता कि मैं 100% वो पहुंचा पाती हूँ या कर पाती हूँ। और सीनियर मिनिस्टर की ज़ाहिर है वो उनकी एक अपना पोर्टफोलियो है, वो पूरा असिस्ट करती हैं चीफ मिनिस्टर साहबा को। तो यकीनन औरतें मेहनती ज़्यादा होती हैं। औरतें, अब ये कोई मर्द इसको वो मत ले प्लीज़, और ये आपके भी अगर साथी एंकर जो हैं वो उसको दिल पे ना ले लें। तो औरतें ज़रा ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करती हैं, मेरा पर्सपेक्टिव है। और वो डिवोशन आपको चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से नज़र आ रहा है। वो हार्ड वर्क जो है, अब ये देखें ना, वो चीफ मिनिस्टर से पहला भी एक टोट बटोट साहब थे, मर्द थे, तो वो मौसूफ मतलब क्या ही करके गए। और उनके भी एक बड़े ऊपर थे जो वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया ये आपके सामने है। तो मैं समझती हूँ कि औरत और मर्द की बात नहीं है, बात कॉम्पिटेंस की होती है, बात उस विजन की होती है कि आप अपने सूबे को, अपने मुल्क को आप आगे कैसे ले जा सकते हैं, आप आम आदमी की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते हैं। अब 90 से ज़्यादा अगर इनिशिएटिव 5 सालों में एक हुकूमत शुरू नहीं करती। मेरी चीफ मिनिस्टर ने 1 साल के अंदर उनको ना सिर्फ इनिशिएट किया, बल्कि उनको कामयाबी से वो जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल तक ले गए। अच्छा अस्मा साहिबा, अब क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद है सुबह सुबह, तो मैं आपसे थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से भी पूछना चाहूँगा।
पंजाब की और सिंध की तो हमने बात कर ली, अब फेडरल की थोड़ा सा बात करते हैं। आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और वो मुस्बत सिमत में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि जब तक कमीशन नहीं बनेगा तो हम कोई अगली बात करेंगे नहीं, और फिर उन्होंने यूएस स्याह मनाने का भी ऐलान कर दिया। चौथी मीटिंग भी है। हाँ, चौथी मीटिंग भी है आज बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो क्या समझते हैं, ये मामलात आपको मुस्बत सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं पे ये भी खटाई पे चले जाएंगे? नहीं, देखिए ये कोई मतलब हमारे लाडले तो हैं नहीं ना कि इनके मुंह से जो निकले वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और इनके अंदर इतनी ग्रेस, इतनी पार्लियामेंट्री नो हाउ होनी चाहिए कि अगर आप एक मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हैं और आपने वहाँ पर अपने चार्टर ऑफ डिमांड दिए हैं तो फिर उसका जवाब भी ले लें, उसका जवाब भी सुन लें। लेकिन मुझे कह रहा हूँ कि हाथ में है कुछ नहीं। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि ये मुज़ाकरात के लिए खुद मरे जा रहे थे। कमेटी भी पहले इमरान खान साहब ने बनाई थी और वो उन दिनों मेरा ख्याल उनका वो टीवी शीवी बंद था, अखबार बंद था, तो बहुत दुखी थे, उनको बड़ी तकलीफ थी, जेल का दिन कट नहीं रहे थे, तो उसलिए उन्होंने कमेटी बनाई। और अब जो है वो शायद हर तरफ से जवाब हो गया उनको, तो अब वो डिस्प्रेशन का एक आलम है कि डेस्परेट होके अब वो जो है वो किसी चीज़ को नहीं मानते। तो ना माने भाई, उनको गुड फॉर देम। हम जो है वो जो जवाब है जो आप कमीशन के बारे में, उसमें बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारी और मोडालिटीज़ जो हैं वो मैं अभी इस वक्त पे बात नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि मुज़ाकराती कमेटी के जो हमारे सीनियर्स हैं वो इसके ऊपर बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि कमीशन क्यों नहीं बन सकता। अदरवाइज हमें कमीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुल्क जो है। अच्छा अस्मा साहिबा, ये तमाम तर बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन आखिर में बस ये भी बता दें, पीका एक्ट के हवाले से कानून तो वो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब जो तरमीम की जा रही हैं उस हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आर्टिकल 19 तो ये कहता है हर शहरी को हक देता है आज़ादी सहाफ़त का, अपनी राय का एक्सप्रेस करने का, ओपिनियन का। इस पर क्या कहेंगी फिर आप? पहले तो मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे इस एहतजाज की समझ नहीं आ रही कि साफ़ी हजरात क्या कहना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ बंद नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पगड़ियाँ उछालने की और मतलब साफ़ी के नाम के ऊपर कुछ भी करने की इजाज़त होनी चाहिए, खुली छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर भी, जहाँ सारी दुनिया में सोशल मीडिया है ना, और हमसे ज़्यादा कहते हैं कि वहाँ पर बुनियादी हकूक़ भी और इजहार राय की भी बहुत ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ पर भी हर मुल्क के अंदर कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। और आपको याद होगा कि डेफामेशन बिल जब हम पंजाब में लेके आए थे तो उस वक्त मुझसे क्या कहा जा रहा था, देखिए ना सोशल मीडिया पे इशू है, आप सोशल मीडिया का उनके रूल्स लाएं, आप हमें कुछ ना कहें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो है ये फेक न्यूज़ के बारे में है, ये डेफामेशन लॉ है, ये डेफामेशन पूरी दुनिया में होता है। उस वक्त था कि डिजिटल पे लेके आए, अब डिजिटल पे आए तो अब डिजिटल पे क्यों लेके आए? तो मेरे प्यारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो तो किसी बात पे जो है वो कुछ नहीं, इस मुल्क में पॉलिटिशियंस जो है वो जो है उन पे सवाल हो सकता है, जजों पे हो सकता है, जनरलों पे हो सकता है, सब पे हो सकता है, लेकिन साफ़ी हज़रात पे नहीं हो सकता। थैंक यू। अस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर बातें हम उनसे पूछ रहे थे, चाहे वो पीका एक्ट हो, मुज़ाकरात हो, या फिर जो अज़मा साहिबा की जो आखिरी जुमला है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साफ़ी पे बात नहीं हो सकती। तो आप इतनी ज्यादा कदगरें लगा रही हैं तो साफ़ी पे बात तो और पहले भी कानून साथी पर, मुतनाज़ा कानून साथी पर बहस होती रही है, डिबेट होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून साजी की जाती रही है। लेकिन अब आज़ादी सहाफ़त या फिर आज़ादी राय पर इस तरह से कदगन लगा देना, तो ये एक बनता है पॉइंट, इस पर एहतजाज किया जा रहा है। बट लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। हाँ, आप कहती हैं तो कर लेते हैं, कर लेंगे। स्टे विद अस। तो जब हम एक दिल दहला देने वाले वाक़े की बात करेंगे, मुल्तान के इलाके हामिदपुर में गैस चोरी के दौरान कंटेनर धमाके के दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसने 6 से ज़ायद कीमती जानें ले ली और दर्जनों लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इंतज़ामिया की बेहिसी और हिफाजती तदाबीर की अदम मौजूदगी ने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया। इस वाक़े ने गैर कानूनी गैस फिलिंग के खिलाफ इक़दाम की अहमियत को उजागर कर दिया। और इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, वेलकम टू सुबह। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जख्मी है उनकी कंडीशन कैसी है? जी, जो यहाँ का नेशनल अस्पताल का जो बर्न यूनिट है, यहाँ जो लोग लाए गए हैं उनकी जो टोटल तादाद है वो इस वक्त 28 है, और उसमें जो इंतज़ामिया बता रही है उसमें जो 5 लोग हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, और जो बाकी जख्मी हैं बेशतर जो जख्मी हैं वो बुनियादी तौर पर झुलसे हुए हैं, और जो झुलसे हुए लोग हैं उनके हवाले से जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो 30-40% से अबव बर्न है उसका जो है वो उसकी ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा लाहक होती है, और जो 10% से 20% तक है उनके इम्कानात हैं कि वो
बेहतर हो जाएंगे और लोग मामूल की ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अच्छा अख्तर शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये गैस चोरी का वाक़या था, Exactly. ये वाक़या कब से जारी था और रिसेंटली कब हुआ, और क्या इंतज़ामिया इस हवाले से उनको इत्तला थी पहले से ही? जी, एक मुनफरद और अजीब वाक़या है जो हमारे पूरे पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है, जिसमें एक बड़ी कंपनी का जो बाउज़र है, एलपीजी का बाउज़र है, जिसमें काफ़ी मिक़दार में जो है वो गैस होती है, और ये गैस शिफ्ट की जा रही थी मुज़फ़्फ़रगढ़ से लाहौर। और इस तरह के जो बाउज़र, बड़े बाउज़र होते हैं, उसमें से जो गैस चोरी है, ये उस पहली नौयत का ये वाक़या है। इसमें जो बताया जा रहा है कि अल्लाह बख्श है और याकूब है, इनकी जो रिहाइश है वो यहाँ मुल्तान में है। हामिदपुर करोरा आपने नाम सुना होगा, जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो यहाँ उसने एक गैर कानूनी तेल एजेंसी थी, वहाँ इस बाउज़र को रोक के उससे जो है एलपीजी चोरी की जा रही थी। इसमें यकीनी बात है जो गोदाम था उसका जो मालिक है वो उसमें पूरी तरह मुलव्वस है, और साथ साथ जो लालच की है इस बाउज़र के ड्राइवर और उसके कंडक्टर ने थोड़े से पैसों के लिए ये जो है ये लालच की, और इतना बड़ा और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसमें इब्तदाई जो इतलात थी उसमें जो हलाकतें हैं उनकी तादाद अब 6 हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि ये हलाकतें जो है उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। इस वाक़ये के हवाले से आपको नौयत के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि मुल्तान का जो बिल्कुल हमसाया ज़िला है वो है मुज़फ़्फ़रगढ़, और वहाँ थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा एक बड़ी कंपनी है जो ऑयल रिफाइनरी है वो काम कर रही है। तो हमारा जो मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ का जो रोड है, दो रोड मिलाते हैं इनको, एक शेरशाह रोड है और एक मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड कहलाता है, और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड पे ये वाक़या हुआ है। और इन इलाकों के हवाले से आपको इंतज़ामिया की नहली के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो ऑयल माफिया मौजूद है, जिन्होंने यहाँ बड़े-बड़े गोदाम बनाए हुए हैं, और इन गोदामों से गुज़िश्ता 20 से 25 साल से मुसलसल पहले जो ऑयल टैंकर्स आते हैं, ईरानी तेल है, जी। उसकी स्मगलिंग चल रही है, और इसके साथ अब हमने अच्छा एक नई अख्तर, चीज़ ये सुनी है बताइए कि जो गैर एलपीजी जो है कानूनी उसकी भी चोरी सरगर्मियां, हुई। जिस तरह आप बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जारी थी और जो गैर कानूनी सरगर्मियां की गई हैं, तो अब क्या कोई एक्शन लिया गया है इन तमाम लोगों के खिलाफ, या अभी तक कोई इतलात नहीं है या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि क्या इंतज़ामिया इनसे ऑलरेडी कोऑपरेट कर रही थी, Exactly. उनकी मिली भगत से ये हो रहा था? जी, यकीनी बात है, 100% बात है। इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताऊँ कि एक गोदाम जब बनाया जाता है और मेन रोड पे बनाया जाता है, तो उसके बारे में क्या जो मुतल्लिका थाना है उसके फुट स्टेप कांस्टेबल, जिसे हम सिक्योरिटी कांस्टेबल कहते हैं, क्या उसको इसका नहीं पता होगा? क्या जो सिविल डिफेंस का अमला है उसको नहीं पता होगा? और एक इससे भी बड़ी दिलचस्प बात, उसी रोड पर चंद फरलांग के फासले पर जो महकमा वफाकी इदारा कस्टम, उसका जो वेयर हाउस भी मौजूद है और उसका इंटेलिजेंस विंग भी वहाँ मौजूद है। उनके सामने ये सब कुछ जब हो रहा है तो यकीनी बात है इंतजामिया पूरी तरह मुलव्वस है, सब इसके जिम्मेदार हैं, ख्वाह वो बल्दिया का वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो जिसने इस जो स्टोर है उसका नोटिस नहीं लिया, उसको सील नहीं किया अगर वो गैर कानूनी था, और यकीनन वो गैर कानूनी ही था, क्योंकि इसकी जो कमर्शियल वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, फीसिस ज़्यादा होती है, तो लोग इसको बताते नहीं है, और बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहाँ आता जाता है और अपने मामला तय करके वापस चला जाता है। इब्तदाई काम तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ एडिशनल आईजी, एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब के साथ आरपीओ, सीपीओ, कमिश्नर, डीसीओ सारे इसके जिम्मेदार। अच्छा, वाकई सबके नाम ले लिए, लेकिन ये भी बताइएगा कि गुंजान आबाद इलाकों में इस तरह के एलपीजी कंटेनर्स का होना किस हद तक खतरनाक है, और रूल बुक किस हवाले से क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये एक तो आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि ये जो कंटेनर था एलपीजी का, ये मुजफ्फरगढ़ से लाहौर जा रहा था और इसने वहां सप्लाई दे दी थी। तो बिल्कुल गैर कानूनी इस हवाले से कहा जा सकता है कि ये रास्ते में रुका है, और वहाँ जो अमला है, इसका जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, और जो गोदाम का मालिक है, ये लोग जो है वो मिल के जो है इसको वहां से गैस चोरी कर रहे थे। तो ये उन्होंने अपने पुराने तजुर्बे की रोशनी में किया, क्योंकि वहाँ रूटीन में जो थर्मल पावर मैंने आपको बताया, और जो एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट और भी है,
वहाँ जो एनर्जी की सप्लाई होती है मुख्तलिफ, जिसमें गैसेस भी हैं, जिसमें ऑयल भी है, तेल भी है, बाकी चीज़ें भी है। तो ये रूटीन है इस इलाके की कि यहाँ जो आने जाने वाले जो टैंकर्स हैं उनसे मामूल में ये चीज़ें जो है ना वो चोरी की जाती हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 2 दहाइयों पर मुहित जो है वो माफिया मौजूद है जो मुसलसल ये चोरी के काम कर रहा है। अच्छा अख्तर, ये बताएं कि इससे पहले जैसे आप बता रहे थे कि, और हम भी बात कर रहे थे कि इंतज़ामिया की मिली भगत है, लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है उनकी जानिब से, तो अभी तक की कोई तहकीकात की गई है पुलिस की जानिब से, मुरव्वतन ही कुछ सामने आया है? जी, पुलिस की जानिब से जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो सीपीओ मुल्तान ने बताया, उन्होंने यही बताया, यही मौक़िफ़ बताया कि जो गोदाम मालिक है और जो बाउज़र का जो अमला था, ये चोरी कर रहे थे और मिली भगत की वजह से ये वाक़या हुआ है। और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की बात करें तो उन्होंने एक मामूल के मुताबिक कमेटी बना दी है, 8 रुकनी कमेटी है, इसमें पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के जो है अफ़सरान भी शामिल हैं। और ये 48 घंटे में इन्होंने बताना है कि हुआ क्या और इसके जिम्मेदार कौन है। हाँ, जबकि इसके जिम्मेदारों के बारे में सबको पता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अख्तर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ मुल्तान, जो कि के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी और वफाक गवर्नमेंट भी इस हवाले से कुछ एक्शन भी लेगी और जो ज़ख्मी हैं और जो लोग जाँबाक हुए, शहीद हुए, उनके हवाले से भी कुछ इमदाद का ऐलान करेगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हम बात करेंगे पाकिस्तान के पहले आलमी कराटे चैंपियन शाज़ेब रिंद की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए तारीख रकम कर दी। शाज़ेब ने दुनिया के नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर और 3 बाल के आर्मी चैंपियन को शिकस्त देकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। ये कामयाबी ना सिर्फ उनकी अनथक मेहनत का नतीजा है, बल्कि पाकिस्तान के खेलों के मैदान में एक नया संग मील है। और आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसी रही उनकी फाइट। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइट कैसी रही और ये जो बेल्ट आपके पास खूबसूरत सी है, ये जीत कर कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइट तो बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। 5 राउंड्स मैंने डोमिनेट किया और ये बेल्ट जीत के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स अ ड्रीम, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम हैज़ कम ट्रू। बहुत ही खुशी हो रहा है और बहुत पाकिस्तान कौम के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। शाज़ेब, आज आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। जब भी आप आते हैं, कोई ना कोई टाइटल लेके आते हैं, कोई ना कोई बेल्ट लेके आते हैं। अभी भी बड़ा आप वो क्या कहते हो, जिस तरह बेल्ट आपने रखा हुआ ना, इस तरह लग रहा है कि आप डिजर्व भी करते थे इसको। तो ये फाइट बड़ी मुश्किल थी, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। तो किसी लम्हे आपको ये लगा कि आप कहीं कमजोर पड़े हों या नहीं, आप शुरू से ही बिल्कुल चढ़ दौड़ गए उसके ऊपर, अरीफ के ऊपर? जी बिल्कुल, फाइट जो है 5 राउंड्स का फाइट था, तो मुझे पहले से ही मैंने माइंड बना रहा था कि आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू शो एवरीथिंग। जो मैंने ट्रेनिंग किया है, मतलब 3 महीने से मैं अमेरिका में मौजूद हूँ और ट्रेनिंग कैम्प मैं यहाँ अमेरिका में कर रहा हूँ। तो ये सारा स्ट्रगल, जो कितने मैंने फाइट्स किए हैं ट्रेनिंग के दौरान, कितनी इंजरीज आई है, वो सब मेरे दिमाग में था फाइट से पहले कि यार दिस इज़ द टाइम, आई हैव टू राइट नाउ, आई हैव टू बी रेडी एंड आई हैव टू शो द वर्ल्ड। अच्छा शाज़ेब, आप तो वो हीरो हैं जिसने हमेशा से पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। ये बताएं कि आपके ओपोनेंट भी ज़ाहिर है उनकी भी ट्रेनिंग्स होती होगी, वो भी सख्त खरीफ होते हैं आपके सामने, तो क्या ट्रेनिंग लेते हैं आप, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, प्रैक्टिस हमारी बहुत टफ होती है और अमेरिका में आपको पता है यहाँ के जो फाइटर्स है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम है और वन ऑफ द टॉप फाइटर्स, जो कि बचपन से उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है और उनके पास ट्रेनिंग कोचेस है, सब कुछ उनको बचपन से मिल रहा है और उनका जो न्यूट्रिशन है सब कुछ बेहतरीन है। तो यहाँ पे आना, उनके साथ ट्रेनिंग करना, इट्सेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट है और यहाँ पे मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो बहुत ज़्यादा मुझे मार भी पड़ी है, लेकिन मार काफ़ी है, सीख मैं गए। इम्प्रूवमेंट सीख गया हूँ और उनसे मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग कैंप था और बहुत ही मज़ा आया और इनके साथ ट्रेनिंग करके और उनसे चीज़ें सीखने को और उनको चीज़ें सिखाने को। अच्छा शाज़ेब, जो ये फाइट थी आपकी, आपका कद हमें हरीफ से ऊंचा लग रहा था, उसका भी आपको फ़ायदा हुआ? और सेकेंडली मुझे इलेबोरेट भी कीजिएगा, आपने कहा तरबियत का बात की कि तरबियत होती है उनके पास और उनके पास वसाइल भी होते हैं। सो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तरबियत के हवाले से, वसाइल के हवाले से, स्पॉन्सर्स के हवाले से? बिल्कुल, हम जो है काफ़ी जो वेस्ट वर्ल्ड है उससे काफ़ी हम पीछे है। हमारे जो एक्सपर्टीज़ है, जो यहाँ पे जो गेम है वो इन्वॉल्व है साइंस के साथ। यहाँ पे बाकायदा साइंटिस्ट है जो कि इसी चीज़ पे, गेम स्पोर्ट्स पे जो है वो अपना
PhD डिग्रीज करते हैं और वहाँ पे जो है अपने एथलीट्स को जो है वो चीज़ें समझाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मुझे लगा जो गेम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे साइंस है आपके पास, ट्रेनिंग के बाद आप न्यूट्रिशन लेते हो, हर चीज़ का अपना एक मतलब एक एक्सपर्ट आपके साथ होता है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग एक्सपर्ट होता है आपके पास, साइकोलॉजिकल एक अलग एक्सपर्ट होता है आपके साथ, एक अलग दुनिया है यहाँ पे, बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट्स है। गेम बिल्कुल चेंज है वहाँ पे। हम जो है गेम सिर्फ वो जो हमारा जो 100 साल पुराना गेम है वही हम कंटिन्यू करते हैं और उसी चीज़ पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने साइंस भी अप्रूव किया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें की है। तो तरबियत इनका बचपन से ये होता है, इनके पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, कोचेज इनके पास है, तो बचपन से इनको वो चीज़ मिल रही है। हम जब इधर आते हैं हमें जो है एक डिफरेंट वर्ल्ड लगता है, हमें लगता है कि आज हमारा पहला दिन है, अभी हमने शुरू किया है। अच्छा मतलब गजल, जैसे इससे पहले कि आप शाहजेब से आखिरी सवाल करें ना, वो यहाँ की बात इस वजह से कर रहे हैं कि वो अमेरिका में, ये नहीं है कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज ज्यादा जिद्दत नहीं है ना उस हैं, तरह वो से। वहाँ पाकिस्तान की बात करें, ठीक है ना? एग्जैक्टली। अच्छा शाहजेब, मुझे ये बताएं, अब आगे कौन से मुकाबले हैं जो आपने करने हैं, कौन सी फाइट्स ऐसी आ रही हैं? जी आगे बिल्कुल, मैं अभी वर्ल्ड चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जितने वर्ल्ड के जो टॉप फाइटर्स है जो कि UFC या बाकी जितने भी लीग्स है उन सब के साथ, उनका जो वर्ल्ड चैंपियन है उनके साथ मैं फाइट करूंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा हु इज़ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। अच्छा शॉर्टली मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा शाहजेब, कि गवर्नमेंट किस लेवल पे आपको सपोर्ट कर रही है? बस इसी लेवल पे कि आप वापस आते हो और आपको रिसीव करके आपके घर तक पहुंच जाती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है मतलब इस फाइट के बाद भी आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं आई है अभी तक। हालांकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनको जो है करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को सही सीरियस नहीं ले रही। चलें शाहजेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारी दुआएं आपके साथ है, जो आपके मुकाबले हैं वो भी आप जीत कर आएं और फिर दोबारा से हम आपको अपने शो में लें और इसी तरह से और वो अप्रिशिएट कह रहे हैं करें। ना गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो गवर्नमेंट Exactly. बहुत सारे और वो- मसाइल हैं, हाँ, मसले मसाइल exactly, हैं। और बाकी अनफॉर्चुनेटली चीज़ों उनको को इस नहीं तरह के देखना। हीरोज नजर नहीं आते। और वो बाकी चीजें नहीं हाँ, मेंटेन करने धरने, की, वो ये कंटेनर्स, ये तो खड्डे। उनके लिए ऐसी फजूल सी हाँ, बात होगी, है ना? exactly. ऐसे ही। तो यहाँ पे लेते हैं जी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपने सेहतमंद खाना किस तरह से खाना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टे विद अस। अक्सर हमारी और गजल की बात होती रहती है कि क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्या कुछ Exactly. खाना चाहिए, और सेहतमंद ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो सेहतमंद ग़िज़ा है। आज के लेकिन आजकल के दौर की अगर बात की जाए, जहाँ पे बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो सारे ज़्यादातर मिसालेदार और तली हुई ग़िज़ाओं पे को तरजीह देते हैं। Exactly. और वहाँ पे सेहतमंद खाने का तस्वुर कहीं पीछे रह जाता है। और क्या सेहतमंद खाना सिर्फ फीका और गैर लजीज होता है, या इसे मज़ीद और हम दिलचस्प बना सकते हैं? आज इसी मामले पे हम बात करेंगे, और हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद होंगे, हमारे नंबर हैं जी 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों पे आप कॉल्स कर सकते हैं। कॉल्स कर सकते हैं, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद खान साहब। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले तो ये बताएं सर, जिस तरह से हसनैन ने कहा ना कि आजकल जो तरजीह दी जा रही है ना खानों में, मसालेदार चटपटे खाने और मसाला, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, और इस तरह के खाने हो ना कि हम कहें कि फीके खाने, तो ये तो कोई देखता ही नहीं। और बच्चों की बात की जाए तो क्या आप बताएंगे कि किस तरह के खाने खाने चाहिए? आप अगर नज़र दौड़ाएं तो जब से हमारी ज़िंदगियों में जंक फूड, फास्ट फूड आया, बीमारियां बढ़ गई। एग्जैक्टली। एक रिसर्च हुई बाहर के ममालिक में चूहों के ऊपर, 50 चूहों को उन्होंने 10 दिन के लिए फास्ट फूड दिए। अच्छा। उसके बाद उनको 1-2 दिन के लिए भूखा रखा, फिर नॉर्मल जो ग़िज़ाएँ देते थे उन्होंने खाना ही छोड़ दी, वो खाए ही नहीं उन्होंने, चूहों ने। ये सिंपल सी मिसाल लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। बड़ी बड़ी चेन दुनिया में जो है वो बंद हो रही हैं, जितनी ये फास्ट फूड है हमारे मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ओपन हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, एक ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं, अगर आप 2-3 दिन फीका खाना खा लें, आपको इससे अच्छा खाना कभी ज़िंदगी में लगेगा ही नहीं। अच्छा। 2-3 दिन के बाद आपके टेस्ट बर्ड बदल जाते हैं। अगर मैंने चेंज करना है ना कि मैंने स्पाइसी नहीं खाना आज से, तो 3 दिन के लिए मुझे फीका खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आदी हो जाऊंगा कि मैंने फीका ही खाना है। डॉक्टर साहब, देयर इज बिट प्रॉब्लम। आप बहुत अच्छा इलेबोरेट कर रहे थे। ये भी बताइएगा कि अगर मैं, गजल, आप हम फीका खाना स्टार्ट भी कर दें, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो हमें कहीं ना कहीं पे स्पाइसेस मिलते ही हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम अपने रोज यहाँ से हम घर नहीं जा सकते खाना खाने के लिए। बहुत सारी पूछ ले तो खाना पड़ता है और फिर वो टेस्ट ज़बान को लग जाता है। पूरी माशरे की में ये खराबी है ना। उसमें ये है कि साथ साथ आप ये देखें कि अगर स्पाइसेस खा रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात कर लें
वहाँ पे बिरयानी आपके आंसू निकाल के छोड़ती है। Exactly. मतलब इतनी हार्ड और वो इतनी फास्ट होती है। उसमें जो है सबसे बेहतर लोगों को चाहिए कि साथ योगर्ट दही का इस्तेमाल करें। सही। उससे कम से कम जो है आपको अल्सर नहीं बनेगा, आपको एक लेयर बन जाएगी। मतलब आपने अच्छी बात की है कि कहीं ना कहीं हमें खाना ही पड़ता है। तो जब आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, तो फिर आप सैलड से भी गुजारा कर लें। एग्जैक्टली। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, इंक्लूडिंग मी। मैंने अभी काफ़ी अरसे से ये चीज़ें की है कि अगर कोई दावत में जाना ही है तो दही ले लिया, सैलड ले लिया। कहीं नहीं लिखा हुआ कि चावल नहीं खाएंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे, रोटी नहीं खाएंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो अपने आप को चेंज करें। आप कब तक ये गंदे ऑयल इस्तेमाल करेंगे? ये तो सबसे बड़ी रात के टाइम हमारे शहर में आप देखें, पिंडी इस्लामाबाद में एक ट्रक आता है जो कि मुर्गियों की इलाइशियाँ उठा के लेके जाता है। वो ऑयल बनता है जिसमें सुबह हम पूरी हलवा खाते हैं। उसमें 500 पूरियाँ तल के भी नहीं, यही हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं खड़ा हो जाता हूँ कई दफ़ा जहाँ पे पूरी हलवा बन रहा होता है, वो ऑयल ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसने 100 पूरी तल दी, ऑयल उतने का उतना ही है। घर में आप 4 पूरियाँ तले, आपकी कढ़ाई से ऑयल ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। मैंने उससे पूछ लिया, भाई ये कौन सा ऑयल है जो मैं काफ़ी देर से, एक तो कार्बन आ गया उसमें, वो कैंसर कॉज करता है। जितनी जितनी हीट आती है, जितना जितना वो पकता जाता है ऑयल, उसमें कैंसर के वो चीज़ें आना शुरू हो जाती। तो मैंने कहा ये भाई, उसने फिर मुझे डिटेल बताई। उसने कहा जी ये तो इस तरह का तेल है, मतलब दूसरा अगर 500-600 रुपये किलो, ये 200 रुपये किलो हमें मिलता है। अच्छा। और तो ये तो कल भी मैंने तलनी है इसी में पूरी। अच्छा। तो आप ये देखें, खाने के बाद हमें रिफ्लेक्सेस आते हैं, हमें बर्निंग होती है। छोटा बच्चा भी आजकल कहता है जी बाबा मेरे तो बर्निंग हो रही है खाना खाने के बाद, उसने तो छोड़ना डॉक्टर साहब, ये तो अब जिस तरह से आप इंकशाफात बता रहे हैं बड़े बड़े, इसमें तो फिर आम आवाम को हम ये चीज़ कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि आप इनसे दूर रहें? क्योंकि आम आवाम तो ये कहती है आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। तमाम घरों में आप ये देखें कि हमारी जो नई आने वाली पौध है वो कोशिश नहीं करती कि घर का खाना बना हुआ मिले। ठीक है, ये कहानियों में रह जाना है। किचन, मुझे लगता है वंस अपॉन अ टाइम एक वक्त एक दफ़ा का जिक्र था कि किचन हुआ करता था। अब एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पिज़्ज़े वाला आ जाता है। ऐसा ही है। आप कॉल करें 1 मिनट में वो पहुंचा। और रात को इन लोगों के काम ज़्यादा है। हाँ। रात को इतना काम है, रात सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए दिए। आप देखेंगे स्टोमिक कैंसर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही है। कभी हम सुनते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता था कि किसी को कैंसर है, स्टोमिक का खास तौर पे। अब तो बहुत ज़्यादा आंतों का कैंसर, कोलोन का कैंसर ये आपको बहुत ज़्यादा जो है फैलता है। ये तेल की वजह से, ये जो जंक फूड, अब इन जंक फूड में जो चाइनीज़ सॉल्ट मना किया गया, बैन किया गया, उसके बगैर ये टेस्ट नहीं बनता और वो भी कैंसर कॉज कर रहा है। वो बैन है, मगर हमारे घरों में भी हमने भी अपने टेस्ट के लिए वो चाइनीज़ सॉल्ट रखा हुआ है। उसको डाल के हम कहते हैं आज खा लेंगे, कल नहीं खाएंगे। कल चीज़ें फिर बन रही होती, चाइनीज़ सॉल्ट फिर डल रहा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे जी, साथ मौजूद है, प्लीज। रेगुलर कॉलर है अस्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी टीम को। माशाल्लाह से गजल, आज आपकी शॉल मुझे बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने आज डॉक्टर साहब को बुलाया। बहुत अरसे बाद मैंने इनको देखा है टीवी के ऊपर। और मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगी। इन्होंने कराची की बिरयानी का कहा, बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। हर हमारे भी मोहल्ले में जो मिलती है वो इतनी मिर्चें कि बस आप सोचें कि वो आपकी सोच से बाहर है। एक दफा मैंने मंगवाई और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे वो खा के, और फिर उसके बाद मैंने मंगवाना छोड़ दी। मेरे डॉक्टर साहब से एक सवाल है। बनाती है, आप तो कराची में रहती हैं, आप बाहर से क्यों मंगवाती हैं? खुद बनाया करें। बस रजल, कभी कभार दिल चाहता है ना बाहर का खाना खाने को, तो बस मंगवाने के बाद ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो हम चस्का लेते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। एग्जैक्टली। जी, और हसनैन भाई, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल प्लीज पूछना चाह रही थी कि ये मुझे बहुत ज्यादा ना डस्ट एलर्जी है। जहाँ पे मिट्टी, झाड़ू वगैरह या डस्टिंग होती है या मैं करती हूँ, तो वो फिर मुझे रात को बहुत तकलीफ होती है सांस में। तो इसका कोई हल बता सकते हैं डॉक्टर साहब काइंडली? ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू इसमें। जी बिल्कुल, ये एक तो जो है ना, इनको हे और डस्ट एलर्जी इसको कहा जाता है। जब भी ये डस्टिंग करें, एक तो मास्क पहने और रात को कभी ऑयलिंग छोड़े ना। ये नाक में और नाक में, बेली बटन में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ये नाक को वेट रखेंगी तो इनको जो है ना एलर्जी नहीं होगी। और बाकी जो है कि एंटी एलर्जी जो भी जितना अरसा भी खाएगा वो 12 घंटे ठीक रहेगा, फिर उसने वही चीज़। एलर्जी जो है ना वो आपको सबसाइड करनी पड़ती है। हमारे इधर NIH में इनको टेस्ट करवाना चाहिए कि किस चीज़ से ज़्यादा एलर्जी। उसकी वैक्सीनेशन जो है 3 से 6 माह करनी पड़ती है। कराची में इधर भी नहीं आते हैं लोग, इधर तो बहुत सर आते हैं। सुबह चले जाएं आप, कोयटा से और कहाँ से लोग आए होते हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा सेगमेंट की तरफ वापस चलते हैं। सेहतमंद ग़िज़ाओं के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो
सेहतमंद ग़िज़ाएं ऐसी कौन सी हैं कि जो हमें शायद उस तरह से नज़र नहीं आती लेकिन हमारे आसपास ही होती हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं? अजीब सी बात करने लगा हूँ आपकी इजाज़त से। जी, जी, जी। कोई भी सेहतमंद गुज़ा नहीं है आजकल के दौर में, सब फेक है और सब हाइब्रिड। कभी हमने नहीं देखा था कि गर्मियों में हमें मूली गाजर मिलेगी। अब 12 महीने हर सब्जी हर फ्रूट आपको अवेलेबल है। अब बाहर के ममालिक में इसमें असनैन भाई आप ये देखें कि 12 महीने जब आप नेचर से दूर होकर वो चीज़ें खाएंगे तो आप तो बीमार ही होना है ना। आप ये देखें कि बाहर के ममालिक में मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है, वहाँ तो माना जाता है कि चले सारी दुनिया से सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, लंदन में चीज़ें आके बिक रही हैं। वहाँ तो एक हमारे पाकिस्तान को क्या होगा कि यहाँ पे भी आपने गाजर, मूली, गोभी जो है वो आपको गर्मियों में मिल रही, सर्दियों में भी मिल रही। तो इसी वजह से जब आप अननेचुरल होते हैं फिर आपको बीमारियाँ होती हैं। आपने भैंस से 5 से 6 केजी दूध लेना है, आपने उसको इंजेक्शन लगा के 12 केजी पे दूध ले लिया। अनमैरिड बच्चियाँ जो हैं उनमें PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आम हो गया प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम आम होगी। शेवर की आप फीड देख लें, उसको हम बहुत हेल्दी डाइट समझते हैं। वो इंतहाई ख़तरनाक है, उसकी फीड बनते कोई बंदा देखे तो वो कभी खाए ना। तो अब उसके मुकाबले में मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जिन घरों में बच्चियाँ वहाँ शेवर चिकन ना लेके आएँ, वहाँ हफ्ते 10 दिन बाद देसी चिकन जो है वो आप खा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना कि डेली की बेसिस पे आप। सर वो एक लिटरली एक बात बताऊँ गज़ल के, मैं अपनी एक मिसाल लेता हूँ। मेरी जो ग्रोथ है वो एक पहाड़ी इलाके में, लेकिन देसी है मुर्गी खाई नहीं जाती, पसंद ही नहीं है। बस ये मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में किसी ने खिलाई नहीं। हमारे बच्चे भी नहीं खाते ना। वो कहते हैं कि हमने नहीं, आपने अच्छी बात की है कि बच्चे देसी की तरफ तो जाते ही नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं जी आज के बाद मैंने शेवर बंद कर दिया डॉक्टर साहब, मैंने देसी 10 मुर्गियाँ मंगा ली हैं। तो मेरे बच्चे तो खाते नहीं, वो 10 मुर्गियाँ मुझे ही खानी पड़ गई। तो बच्चों को भी हमें जो है वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें बताना पड़ेगा। बच्चों की हड्डियाँ वीक हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो चावल, ब्रेड, बेकरी आइटम, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स आपके जिस्म से कैल्शियम निकालता है। अच्छा। चीनी चाय में डालते हैं आपकी कैल्शियम निकल जाती है। माएँ बच्चों को फीडर में जो है वो 6-6 चम्मच जो है वो चीनी डाल के दे रही है, ठीक है। अर्लियर ही बच्चों की कैल्शियम निकल जाती है। आपने छोटे बच्चों के दांत देखे होंगे काले कैरीज, वो दांत इसी की वजह से जो चीनी है, इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। इसको जब आप बनता देखें ना, आप कभी भी ना खाएं। मैंने बनते हुए देखी, इसमें कुत्ते बिल्ले जो है ना वो भी बीच में ही रगड़ देते। अच्छा। वो गन्ने के गया ना तो वो चलता हुआ मशीन में चला गया, उसके बाद जो इसको रंग दिया जाता है वो रंग कार्ड जो है वो इसको वाइट करता है, वो हमें जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है और बहुत ज़्यादा। इसकी जगह पे अगर आप लोगों की क्रेविंग है मीठे की तो स्टीविया जो है ये नेचुरल स्वीट है, इसके ऊपर आ जाए, नहीं तो देसी गुड़ या देसी शक्कर या ब्राउन शक्कर जो है वो अपने घरों में तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके हवाले से बहुत अच्छी है। वो उसमें ये कि अगर किसी को मैदे का अल्सर है, अगर हर खाने के बाद थोड़ा गुड़ भी खाता है तो उसका अल्सर ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर शहद, जिस इंसान ने तिब्बी नबी में बताया गया है कि 3 दिन शहद खा लिया वो पूरा महीना जो है मूजी मर से महफूज रहता है। हमें वो भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अच्छी नाम वाला, अच्छे नाम वाला शहद कोई फार्मी आप ले लें, असली तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाज़ारों में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं, वो बॉटल लेके आ रहा था, वो गुड़ ही उसने उबाल के हमें दिया होता है। तो देखें ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि नेचर के करीब तरीन हमें रहना है, मगर चीज़ें हमें खालस नहीं मिल रही। पैसे हम खालस दे रहे हैं, हक हलाल के दे रहे हैं, उसके वो हम बीमारियां घरों में ला के और बीमार होते जा रहे हैं। फिर हम एक काम ये कर रहे हैं गड़बड़ कि हर चीज़ का बजट बनाते हैं, हेल्थ बजट नहीं बनाते अपने घर में। हमने बजट होना चाहिए ना। डॉक्टर के पास गए, 10,000 के टेस्ट लिख दिए, अब आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपने क्या करना है भाई, थोड़े थोड़े से पैसे बचाएं। आजकल टेस्ट भी बहुत महंगे, जब तक डायग्नोसिस नहीं होती तो आपका ट्रीटमेंट राइट वे में नहीं चलता। हमें डायग्नोसिस के लिए एक हेल्थ बजट थोड़ा सा रखना चाहिए। फिर अपने बच्चों को वो चीज़ें, जैसे आप ये देखेंगे रोटी और चावल के पीछे हम लगे हुए। अच्छा, चावल के वैसे तो हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोटापा भी कर देता है और भी इस तरह के, लेकिन आप फिर मतलब क्या कहते हैं कि किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, किस हद तक चावलों को? देखें, अगर आप ओबीज होते जा रहे हैं, ठीक है, और सबकुटेनियस जब पेट पे आपके फैट आ जाती है, वो किसी मेडिसिन से नहीं जाती, उसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी होती है, क्योंकि ये 10 साल पीछे 15 साल से फ़ैट आपके अंदर जमा होती जा रही है। ठीक है, एक बेबी फैट होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसमें आप ये देखें कि सैलड का बाउल बना लें, उबले हुए रेड लोबिया, काले चने उबाल के रख लें, गरम किया प्लेट भर के उसमें डाला, लीमू स्क्वीज़ किया और खा लें।
ठीक है जी। ये तो आप टिप्स बता दिए सर। मैंने टिप्स ये ज़रूरी है। मैंने Exactly. किसी Diet बुक salad हो गया। में रोटी और चावल का कहीं जिक्र नहीं है कि आप इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये हमारे ब्रेन में है। और वो क्योंकि हमारा वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग भी डॉक्टर साहब से इस तरह की हुई है कि रोटी आप जब तक नहीं खाएंगे तो शायद हमारा स्टमक उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं करता। थैंक यू सो मच हो जाएगा। खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सेहतमंद ग़िज़ाओं के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में ये ऐड कर सकते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो हमें शायद मुआशरे में उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमें एक एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।